नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दशकों पहले हॉरर की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया था और आज भी उसका असर कम नहीं हुआ है। द एग्जॉर्सिस्ट। हाँ, बिल्कुल। विलियम पीटर ब्लेटी की ये किताब 1971 में आई थी और आते ही मतलब क्लासिक बन गई। सही कहा। इसे अक्सर सबसे डरावनी किताबों में गिना जाता है। तो आज हम इसी किताब के अंदर उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना यादगार, इतना प्रभावशाली बनाता है। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है, तो हम उसी के बेस पर इसकी कहानी, इसके किरदार, वो डरावने पहलू और जो गहरे सवाल ये उठाती हैं, उन सब पर गौर करेंगे। हाँ, और ये जानना भी ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है। इसकी जड़ें असलियत में है 1949 की एक रियल एग्जॉर्सिज्म की घटना। अच्छा। हाँ, जिसने उस टाइम अमेरिका में काफ़ी हलचल मचा दी थी। तो ये कनेक्शन इसे एक अलग ही लेवल की ग्रेविटी देता है। ये तो दिलचस्प बात है। और हाँ, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये किताब इंसानी विश्वास की परतें खोलती है, मनोविज्ञान में झांकती है और अच्छाई और बुराई का जो वो पुराना संघर्ष है ना, हाँ। उसे बहुत ही क्या कहते हैं, बेचैन करने वाले तरीके से सामने रखती है। तो फिर कहानी से ही शुरू करें। बिल्कुल। तो कहानी है 12 साल की एक बच्ची, रेगन मैकनील। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल बच्ची है। अपनी माँ क्रिस मैकनील, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जॉर्ज टाउन में रहती है। सब ठीक चल रहा होता है। बिल्कुल आम जिंदगी। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू होती हैं। रेगन के बर्ताव में अजीब बदलाव आने लगते हैं। पहले छोटे मोटे, फिर बहुत परेशान करने वाले। जैसे वो अजीब हरकतें करने लगती है, उसकी आवाज बदलने लगती है, घर में मतलब अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, चीजें हिलना, आवाजें आना। ओहो। वो एक नॉर्मल घर बिल्कुल एक डरावने सपने जैसा बन जाता है। और यहीं पर देखिए एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। रेगन की माँ क्रिस, वो एक पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच वाली महिला है। हाँ। तो वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं? साइंस के पास। डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स, सबके पास लेकर जाती हैं रेगन को। मतलब लॉजिकल अप्रोच अपनाती हैं। बिल्कुल। हर तरह के टेस्ट होते हैं, अलग अलग थ्योरी पे काम होता है, लेकिन होता क्या है? क्या? मेडिकल साइंस पूरी तरह फेल हो जाती है। कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि रेगन को हुआ क्या है। इलाज तो दूर की बात है। अच्छा। और ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये दिखाना कि साइंस और लॉजिक की भी अपनी सीमाएं हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब क्रिस बिल्कुल हताश होकर उस तरफ मुड़ती है जिस पर शायद उसने कभी यकीन भी नहीं किया होगा, चर्च की तरफ। और यही एंट्री होती है कहानी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदारों की। एक है फादर डेमियन कैरस। हाँ, फादर कैरस। दो सिर्फ पादरी नहीं हैं, वो एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट भी हैं, लेकिन वो खुद मतलब अपने विश्वास को लेकर एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हाँ, उनकी माँ की डेथ हुई होती है हाल में। हाँ, तो वो शक और आस्था के बीच जैसे फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरे हैं फादर लैंकेस्टर मेरिन। फादर मेरिन, वो एक अनुभवी उम्रदराज पादरी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, और उन्हें पहले भी एग्जॉर्सिज्म का तजुर्बा है। अच्छा, उन्हें पता है कि वो किससे डील करें। हाँ, वो बुराई की असलियत और उसकी ताकत को पहचानते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों मिलकर रेगन को उस शैतानी ताकत से छुड़ाने का मुश्किल काम उठाते हैं, जिसके लिए एग्जॉर्सिज्म की रस्म करनी पड़ती है। और वही रस्म कहानी का क्लाइमैक्स बनती है। बिल्कुल। और वो रस्म कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो एक भयानक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लड़ाई है उन दोनों पादरियों के लिए भी। उनके विश्वास, उनकी हिम्मत, सबकी परीक्षा होती है उसमें। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जो इस किताब को इतना डरावना बनाती हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर मतलब सच में डर लगता है। हाँ। जैसे वो रेगन की आवाज का बदलना। सोचिए, 12 साल की बच्ची और आवाज ऐसी खुरदुरी, मर्दानी या कहें शैतानी। उफ, सिर्फ आवाज ही नहीं, उसका शरीर भी जैसे उसके काबू में नहीं रहता। हाँ, अजीब तरह से मुड़ना, ऐंठना, वो फिजिकल हॉरर पाठक को बहुत अनकंफर्टेबल करता है। और लेखक ने ये सब बहुत डिटेल में बिना कुछ छुपाए लिखा है। और फिर वो माहौल, कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर जाना। हाँ, इतनी ठंड की सांस धुआं बन जाए, दीवारों से अजीब आवाजें आना, फुसफुसाहट, खरोचें। और कभी कभी रेगन के मुंह से ऐसी बातें निकलना जो उस उम्र की बच्ची को पता ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। या फिर वो शैतानी हंसी, वो सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक माहौल बनाते हैं कि हाँ, और उसके साथ वो फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी तो हैं, चीजों का अपने आप हिलना, हवा में उड़ना। हाँ, दरवाजों का खुद खुलना, बंद होना, ये चीजें सीधे पाठक के रियलिटी के सेंस पर अटैक करती हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सिर्फ इन शॉकिंग सीन से ही आता है या कुछ और भी है इसके पीछे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डर सिर्फ इस बात से नहीं आता कि क्या हो रहा है, बल्कि इससे भी आता है कि उसे बताया कैसे जा रहा है। और विलियम पीटर ब्लैटी की यही खूबी है, वो इन एकदम अविश्वसनीय लगने वाली घटनाओं को भी इतने रियलिस्टिक तरीके से पेश करते हैं। अच्छा। वो हर डिटेल पर ध्यान देते हैं। मेडिकल जांच की बातें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, धार्मिक रस्मों का वर्णन, सब कुछ इतना प्रामाणिक लगता है कि पाठक को लगने लगता है कि अरे ये तो सच में हो सकता है या शायद हो रहा है। मतलब वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाली बात? बिल्कुल। डर सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं रहता, वो बहुत रियल, बहुत पास महसूस होने लगता है। वो पाठक को मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि अगर ऐसा सच में मेरे साथ हो तो कैसा लगेगा। तो डर सिर्फ बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी भी हो जाता है। एग्जैक्टली। ये पाठक के अपने डर, उसकी शंकाएं, उसके विश्वास, इन सब को कुरेदता है। कहानी सिर्फ रेगिन के घर में नहीं रहती, वो पढ़ने वाले के मन में घुस जाती है। और शायद इसीलिए इसके किरदार इतने अहम हो जाते हैं। ये सिर्फ हॉरर इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, किरदारों में वाकई गहराई है। सही कहा। जैसे रेगन मैकनील, वो सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो मासूमियत का प्रतीक है जिस पर बुराई हावी हो गई है। उसकी जो तकलीफ है वो पाठक को अंदर तक महसूस होती है। फिर उसकी माँ क्रिस मैकनील, एक माँ का अपनी बेटी को बचाने का संघर्ष, उसका डर, उसकी बेबसी और फिर उसकी हिम्मत, ये कहानी को एक जबरदस्त इमोशनल कोर देता है। और वो कैसे विज्ञान से लेकर धर्म तक हर दरवाजा खटखटाती है, ये भी बहुत प्रभावी है। बिल्कुल। और फादर कैरिस, उनका किरदार तो कमाल का है। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स। वो जैसे आज के इंसान के कंफ्यूजन का प्रतीक हैं। तर्क और आस्था, विज्ञान और धर्म, शक और विश्वास, उनका अपना पर्सनल दुख, उनकी साइकेट्रिक ट्रेनिंग और फिर एक पादरी होने की जिम्मेदारी। हाँ, ये सब मिलकर उनके कैरेक्टर को बहुत लेयर्ड और ह्यूमन बनाते हैं। पाठक उनके स्ट्रगल से आसानी से कनेक्ट कर पाता है। हाँ, और उनके बिल्कुल उलट हैं फादर मैरिन, अनुभवी, शांत, जिनका विश्वास एकदम पक्का है। अडिग, वो बुराई को सिर्फ साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम नहीं मानते, वो उसे एक रियल स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर देखते हैं। हाँ, उनका अनुभव और उनकी दृढ़ता कहानी में एक अलग तरह का वजन लाते हैं। बिल्कुल। और इन किरदारों की भावनाएं, उनके आपसी रिश्ते, उनके अंदर के संघर्ष, यही सब मिलकर कहानी को सिर्फ एक हॉरर नॉवल से बहुत आगे ले जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा भी बन जाती है। पाठक इन किरदारों की परवाह करने लगता है, उनके डर को महसूस करता है, उनकी जीत या हार में इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है, और इसी वजह से कहानी का असर इतना गहरा और देर तक रहता है। किरदारों की ये कॉम्प्लेक्सिटी ही इसे सतही होने से बचाती है। और लेखक विलियम पीटर ब्लैटी, उनकी लिखने की शैली की बात करें तो वो भी काफी खास है। ऐसा लगता है उन्होंने सिर्फ डराने पर ही फोकस नहीं किया। सही कहा आपने। उनकी स्टाइल बहुत रियलिस्टिक है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया। वो रिसर्च पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, चाहे वो मेडिकल जांच की डिटेल्स हो, साइकोथेरेपी के सिद्धांत हो या फिर एग्जॉर्सिज्म की धार्मिक प्रक्रियाएं, हर चीज ऑथेंटिक लगती है। वो पढ़ने वाले को ये महसूस नहीं होने देते कि वो कोई फैंटेसी पढ़ रहा है। उन्होंने मेडिकल, साइकोलॉजिकल और धार्मिक, इन तीनों नजरियों को कहानी में इतनी सफाई से बुना है कि कहानी मल्टी लेयर्ड हो जाती है। आप इसे सिर्फ भूत प्रेत की कहानी कहकर साइड में नहीं रख सकते। ये इंसानी रिएक्शंस की, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस जैसे मेडिकल सिस्टम और चर्च की, और पर्सनल बिलीव्स की भी कहानी है। और माहौल बनाने में तो वो मास्टर हैं। सिर्फ घटनाओं से नहीं, माहौल से भी डर पैदा करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कमरे का ठंडापन, वो अजीब सी गंध, खामोशी का भारीपन, रोशनी और परछाइयों का खेल, इन सब का वर्णन इतना विविड होता है कि पाठक को लगता है जैसे वो खुद उस माहौल में सांस ले रही हो। ये सेंसरी डिटेल्स डर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और डर को भी उन्होंने सिर्फ एक बाहरी शैतानी ताकत के तौर पर नहीं दिखाया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे इंसानी मन की कमजोरियों, गिल्ट और विश्वास की कमी से भी जोड़ा गया है। फादर कैरिस का अपना अंदरूनी संघर्ष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। क्या रेगन पर कब्जा करने वाली ताकत सिर्फ बाहरी है या वो उनके अपने शक और गिल्ट का आईना भी है? ये सवाल उठता। और यहीं पर ये किताब कुछ बहुत बड़े और गहरे थीम्स को छूती है। अच्छाई और बुराई के बीच की वो कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। हाँ। क्या बुराई बाहर से आती है या हमारे अंदर ही होती है? आस्था का असली मतलब क्या है, खासकर जब उसकी परीक्षा होती है?
साइंस की लिमिट्स कहाँ खत्म होती हैं? क्या उसके परे भी कुछ है जिसे हम समझ नहीं सकते? मतलब क्या ऐसी ताकतें हैं जो हमारी लॉजिकल दुनिया की समझ से बिल्कुल परे हैं? हाँ, ये सारे सवाल किताब को सिर्फ डरावना ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला भी बनाते हैं। तो ये किताब पाठक पर सिर्फ एक डर का मोमेंटरी असर नहीं छोड़ती, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये पाठक को हिला देती है, उसे अपनी मान्यताओं पर, अपने डर पर और दुनिया को देखने के अपने नजरिए पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। इसे पढ़कर सिर्फ डर नहीं लगता, बल्कि सोच में पड़ जाते हैं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, विश्वास की ताकत क्या है और इंसान की अपनी सीमाएं क्या हैं। और ये मन में वो एक अनसेटलिंग सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या वाकई ऐसी डार्क बुरी ताकतें हमारे आसपास हमारी दुनिया में हो सकती हैं? ये सवाल किताब खत्म होने के बाद भी पीछा करता रहता है। बिल्कुल। बहुत से पाठकों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इसे पढ़ते हुए, खासकर अकेले में या रात में, उन्हें अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई और भी है या कोई देख रहा है। अरे बाप रे! हाँ, ये दिखाता है कि किताब का साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा है। ये सिर्फ आपकी आंखों के सामने कहानी नहीं बुनती, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। तो ये किताब की सफलता का एक बड़ा पैमाना है कि वो सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। निश्चित रूप से ये पाठक को उन अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर करती है जिनसे हम आम तौर पर नजरें चुराते हैं। ये दिखाती है कि विश्वास, चाहे वो ईश्वर में हो, तर्क में हो या खुद में, कितना पावरफुल हो सकता है। और साथ ही ये दिखाती है कि बुराई कितनी रियल, कितनी ठोस महसूस हो सकती है, खासकर जब उसे इतने भरोसेमंद और रियलिस्टिक तरीके से पेश किया जाए। ये डर और फिलॉसफी का एक अनोखा मिक्सचर है। तो कुल मिलाकर द एक्सोर्सिस्ट सिर्फ इसलिए महान नहीं है कि वो डराती है, बल्कि इसलिए कि वो कैसे डराती है और डराने के साथ साथ क्या सोचने पर मजबूर करती है। इसका रियल घटना से इंस्पायर्ड होना, ब्लैटी की वो रियलिस्टिक और साइकोलॉजिकल राइटिंग स्टाइल, वो कॉम्प्लेक्स और ह्यूमन किरदार और विश्वास बनाम शक, साइंस बनाम धर्म जैसे गहरे थीम्स का होना। हाँ, ये सब मिलकर इसे हॉरर लिटरेचर में एक लैंडमार्क बनाते हैं। इसे हॉरर पसंद करने वालों के लिए तो मस्ट रीड बताया ही जाता है, लेकिन साथ में वो चेतावनी भी याद रखनी चाहिए, इसे रात में अकेले पढ़ने की हिम्मत शायद ना ही करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये उन किताबों में से है जो आपके साथ रह जाती है। सही कहा। और आखिर में एक विचार जो शायद पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं, जो उस पूरी बातचीत से निकल कर आता है। ये किताब बहुत ही स्मार्टली साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल के बीच की धुंधली लाइन पर चलती है। शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात सिर्फ बाहरी शैतानी ताकतों की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि ये सोचना है कि ये ताकतें हमारे अपने अंदरूनी संघर्षों से, हमारे शक से, हमारे विश्वास की प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे बाहर का दानव और हमारे मन की उथल-पुथल के बीच की दीवार ही गिर रही हो। ओहो। ये सवाल कि बुराई का सोर्स क्या है, बाहर या भीतर, शायद यही इस कहानी का सबसे स्थायी और बेचैन करने वाला पहलू है।